क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का विरोध करेंगे? कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान ने सीज फायर को लेकर संदेह को गहरा कर दिया है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खबर है। जब से सीज फायर की घोषणा हुई है, तमाम तरह के दावों के बाद भी जनता का बड़ा वर्ग आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। जनता को यह बात समझ आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने शानदार बहादुरी का प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट भी किया है। उसके बाद भी पाकिस्तान के हमलों का जवाब मजबूती से दिया, लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका ने बयान जारी किया है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, उसे लेकर संदेह हो रहा है कि कहीं भारत का पक्ष कमजोर तो नहीं पड़ा है। ट्रंप कौन होते हैं कश्मीर पर कहने वाले कि मैं कश्मीर के मामले में दोनों देशों के साथ काम करूंगा कि कोई समाधान निकाल सकता हूं या नहीं। ट्रंप अपना काम करें, कश्मीर के मसले पर उनके काम की जरूरत नहीं। भारत ने पहले भी जवाब तो दिया है, लेकिन इस बार जवाब देने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी 12 मई की रात 8 बजे के संबोधन में इस पर जवाब देंगे? भारत की हमेशा से यही लाइन रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है कश्मीर, किसी तीसरे के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। तो देश जानना चाहता है कि ट्रंप ने कश्मीर को लेकर खुद से बयान दिया या भारत की तरफ से कोई पहल हुई। अगर नहीं हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की भूमिका के लिए कैसे तैयार हो गए? करगिल युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब करगिल युद्ध चल रहा था, राष्ट्रपति क्लिंटन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही लाइन रही है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। तो ट्रंप ने कश्मीर को लेकर जो ट्वीट किया है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? ट्रंप ने आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद अब समाप्त हो गया है तो कश्मीर पर कोई बात हो सकती है। क्या आप इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं सुनना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान इतना खुलकर हुआ, लेकिन अब क्यों लग रहा है कि सीज फायर के बाद से उठ रहे सवालों को लेकर ठोस जवाब नहीं आ रहा? ऑपरेशन कवर अप जैसा कुछ चल रहा है। उम्मीद है 12 मई की रात 8 बजे के संबोधन में प्रधानमंत्री इन सब बातों पर विस्तार से बताएंगे। बताइए प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के मसले में ट्रंप को सरपंच किसने बनाया? आपने या ट्रंप खुद बन गए? कश्मीर की बात कहां से आ गई? हमें याद है ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कश्मीर पर पहल करने की अपनी तरफ से इच्छा जताई, लेकिन तुरंत ही इसका विरोध कर दिया गया। इस बार ट्रंप इच्छा नहीं जता रहे, बल्कि फैसला सा सुना रहे हैं कि मैं बात करूंगा। तो इस बार आप विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने तीसरे के हस्तक्षेप की बात मान ली है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने बढ़त बना ली थी, तो आप सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुए? पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है जैसे जीत गया हो, या वह नाटक कर रहा है? बताना तो आपको ही है। आप संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मसले को ले जाने के लिए नेहरू की आलोचना करते रहे। यह बताइए कि ट्रंप ने कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने का बयान दिया है, इसका विरोध कब करेंगे? तुरंत क्यों नहीं किया? बताइए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है, वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सभी भारत की सेना का लोहा मान रहे हैं, लेकिन सवाल सीज फायर और उसके बाद के बयानों को लेकर हो रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में बहुत अंतर है। लोग जानना चाहते हैं कि सेना की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्यों पाकिस्तान इस तरह से पेश आ रहा है जैसे उसकी जीत हुई? क्यों अमेरिका पाकिस्तान की निंदा नहीं कर रहा कि वह आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है? क्या किसी को लग रहा है कि उसे दंड मिला है? किसी को भी लग रहा है ऐसा? सीज फायर ने ग्लोबल लेवल पर किसके पोजीशन को मजबूत किया है?
भारत या पाकिस्तान के 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में मेट्रो से निकले और दक्षिण दिल्ली के इस्कॉन मंदिर गए, दिखाने के लिए कि उनके लिए यह सब नॉर्मल है। तब उनकी इस पहल पर गोदी मीडिया मोदी मोदी कर रहा था, लेकिन इस बार जीत और सफलता के तमाम दावों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठकों की तस्वीरों के अलावा कोई सार्वजनिक गतिविधि नजर नहीं आई, बयान नहीं आया सीज फायर के बाद। क्यों? जबकि भारत की सेना ने कहा तो है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया, 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 7 मई और 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर में 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है। कई आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की बात कही गई है। क्या भारतीय सेना की यह कामयाबी कहीं से भी मामूली है? तब फिर जश्न क्यों नहीं? क्या यह जश्न मनाने लायक कामयाबी नहीं? जबकि बीजेपी भी सेना की कामयाबी पर गर्व कर रही है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर बताया गया कि सेना की कामयाबी कितनी बड़ी है। तो सेना का धन्यवाद अदा करने के लिए बीजेपी संसद का सत्र बुलाने की मांग क्यों नहीं कर रही? पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा वाज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। यही तो विपक्ष चाहता है कि इसी बहादुरी के लिए सेना का धन्यवाद किया जाए। संसद एकजुट होकर सेना की इस कामयाबी की सराहना करे। फिर संसद का सत्र बुलाने का इंतजार क्यों लंबा हो रहा है? क्या यह माना जाए कि संसद के सत्र की मांग को खारिज कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं? क्या इसलिए कि संसद में सवाल जवाब की स्थिति आ सकती थी? हम सब लोग चाहते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी से को ट्वीट भी करके हमने मांग की है कि विशेष सत्र जो है पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और सभी सेना के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी वीरता को लेकर के हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। इसके लिए जो है पार्लियामेंट का एक सेशन जो है वो बुलाया जाए, ताकि जिस हिसाब से सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो हम लोग जो है पार्लियामेंट से पूरे देश के तरफ से सेना को जो है धन्यवाद दें, जिस हिसाब से उन्होंने वीरता दिखाई है। क्या तेजस्वी यादव की यह मांग गलत है? अगर यह जीत बड़ी है तो संसद का सत्र बुलाकर सेना का धन्यवाद क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी ने भी सीज फायर के बाद से कुछ नहीं कहा है। घोषणा के बाद देर रात प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि संसद का सत्र बुलाया जाए, लेकिन संसद का सत्र बुलाने की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस समय निशिकांत दुबे ही बीजेपी की आवाज बन गए हैं। इनका एक ट्वीट है कि संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए, राजनीति करनी है, देश भाड़ में जाए। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जवाब दिया, पवन खेड़ा ने, कि इन महाशय से पूछिए कि 1962 के बीच जंग में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू सरकार से संसद के विशेष सत्र की मांग की थी, तो क्या अटल जी भारतीय सेना की किरकिरी के लिए यह मांग कर रहे थे? यह भाषा है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की। क्या आपने पहलगाम हमले से लेकर आज तक विपक्ष के किसी बड़े नेता का कोई गैर जिम्मेदाराना बयान सुना है? क्या विपक्ष ने कोई राजनीति की? जब विपक्ष ने राजनीति नहीं की, सरकार के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया, तब संसद का सत्र नहीं बुलाने के पीछे इस तरह के तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? यह सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान के चैनलों में राहुल गांधी का बयान चल रहा है, तो पाकिस्तान के चैनलों में बहुत कुछ चल रहा है। क्या इस डर से भारत के चैनलों में कुछ नहीं कहा जाएगा? क्या आपको पता है कि इस सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा? यही कि पाकिस्तान को लोकतंत्र की आदत नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत में अलग अलग आवाजों में बोलने का क्या मतलब होता है। We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan
to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी हो जाएगी, संसद का सत्र बुलाया जाएगा और सवाल होंगे। तो क्या इन्हें नहीं पता कि गोदी मीडिया के कारण पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है? यह भारत स्थित ईरान के दूतावास का ट्वीट है कि मेहमान ईश्वर का दूत होता है, यही ईरान की संस्कृति है। और शायद आपकी उस समय ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान से लौटकर भारत आए थे, दोनों देशों के बीच सुलह का प्रयास कर रहे थे। भारतीय सेना के मेजर के पद से रिटायर हुए गौरव आर्या कई गोदी चैनलों पर आते हैं। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर ईरान को लेकर गाली दी। ईरान भारत का मित्र देश है। जब भारत स्थित ईरान के दूतावास से इसकी आलोचना हुई तो ईरान स्थित भारत के दूतावास ने गौरव आर्या से किनारा किया कि गौरव आर्या एक प्राइवेट सिटीजन है, उनका बयान सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है। साफ है, विपक्ष तो चुप था, एकजुट था, किरकिरी कोई और करवा रहा था। गोदी मीडिया और सरकार के समर्थन में ट्रोल करने वालों की सेना। विपक्ष ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो क्या इस वजह से संसद का सत्र नहीं बुलाएंगे या कोई और वजह है? कोई और सवाल है जो इन्हें परेशान कर रहा है? इस वजह से कि पाकिस्तान के मीडिया में क्या चलेगा, आप भारत के अखबार में, चैनलों में सरकार से सवाल ना करें। इस वजह से कि दुनिया की मीडिया में क्या चलेगा, आप संसद का सत्र ही ना बुलाएं। दरअसल इससे कमजोर दलील कुछ हो ही नहीं सकती। आप संसद की बैठक नहीं बुलाना चाहते, मत बुलाइए, लेकिन ट्रंप ने कश्मीर को लेकर जो कहा है उसकी निंदा तो कर दीजिए, उसका विरोध तो कर दीजिए उनके ट्वीट पर जाकर। युद्ध के समय सवाल पीछे चले जाते हैं, लेकिन सीज फायर होते ही उनके पूछे जाने का समय लौट आता है। भारत की राजनीति इस समय सवालों के ढेर पर बैठी है। अभी पहलगाम हमले के पीछे सुरक्षा में जो चूक हुई और उसके लिए जो जिम्मेदार थे उनके लिए क्या एक्शन लिया गया, यह सवाल भी बाकी है जो सामने आएगा। यह तस्वीर पटना से है। पटना हवाई अड्डे पर तेजस्वी यादव गए हैं, इसलिए गए हैं क्योंकि यहां बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर अमर शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पहुंचा है। मोहम्मद इम्तियाज जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन देश पाकिस्तानी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गोलीबारी में शहीद हो गए। दो देशों के बीच कूटनीतिक मामलों में शब्दों का चयन बहुत सावधानी से किया जाता है। वैसे ही जब सेना बात करती है तो अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करती है। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर का इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय कह रहे हैं समझौता नहीं हुआ है, सहमति बनी है, अग्रीमेंट नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या यह सीज फायर से कोई अलग चीज है? तो ट्रंप के ट्वीट पर जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं भारत सरकार लिखती है कि सॉरी महामहिम ट्रंप, आपने गलत लिख दिया, सीज फायर नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है, केवल सहमति बनी है। लगता है कि बैक चैनल से माहौल को संभाला जा रहा है, तर्कों से समझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सवाल तब भी लौटकर किनारे आ जाते हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश सचिव मार्को रूबियो का कोई भी बयान उठाकर देखिए, पाकिस्तान का जिक्र बराबरी से आया है। अभी तक कहा जाता था कि भारत कूटनीतिक मामले में बहुत आगे है, लेकिन अमेरिका के तमाम बयानों में दोनों बराबर कैसे दिख रहे? इसे भारत कब चैलेंज करेगा और जनता को कैसे बताएगा? सीज फायर के बाद के अमेरिका के बयानों में पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद का जिक्र ही नहीं। भारत की नीति पाकिस्तान को हर मोर्चे पर आतंक का समर्थक देश घोषित करने की रही है, लेकिन सीज फायर के बाद के बयानों में पहलगाम में मारे गए लोगों की बात पीछे चली गई है। क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान को बराबर की जगह मिल गई? ट्रंप साहब ने अपने सारे बयान में पाकिस्तान को खुलकर आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश क्यों नहीं कहा? ट्रंप कह रहे हैं कश्मीर मसले पर वो बातचीत कराएंगे, तो भारत ने खंडन क्यों नहीं किया? कश्मीर को लेकर क्यों नहीं बीजेपी का आईटी सेल ट्रंप के खिलाफ अभियान चला रहा है? क्यों नहीं विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब यहां से हम ट्रंप के बयानों का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप ने एक जगह कहा है कि जबकि इसकी चर्चा तक नहीं हुई है, मैं दोनों महान देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार बढ़ाने जा रहा हूं। अंग्रेजी में भी पढ़ रहा हूं, while not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations.
हमने ट्रंप के इस बयान का जिक्र दो उद्देश्य से किया। पहला कि इस हिस्से में वे बताते हैं कि जिसकी चर्चा नहीं हुई, यानी जो बात वे अपनी तरफ से बोल रहे हैं उसे अलग से लिख रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं व्यापार बढ़ाऊंगा। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर ट्रेड डील तो था नहीं, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या का बदला था। अब आते हैं उन्होंने कश्मीर पर क्या कहा। ट्रंप ने कहते हैं, मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के बारे में कोई समाधान निकाला जा सकता है। कश्मीर के बारे में समाधान निकालने के लिए ट्रंप क्यों मिलकर काम करेंगे? क्या ट्रंप अब हस्तक्षेप करेंगे? इससे तो कश्मीर के मसले पर अमेरिका का हस्तक्षेप माना जाएगा या नहीं, यही बताइए। क्या भारत ने इसे स्वीकार कर लिया है? क्या आरएसएस ने स्वीकार कर लिया? संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला ले जाने के लिए आरएसएस ने 75 साल से मुद्दा बनाए रखा और जीवित रखा। संघ को भी पूछना चाहिए कि ट्रंप के इस बयान का खंडन सरकार के स्तर पर क्यों नहीं हुआ, केवल चुप्पी क्यों है और सूत्रों के हवाले से खंडन क्यों आ रहा। कश्मीर के मुद्दे पर हमने ट्रंप के पुराने बयानों को उठाकर देखा। उनके सबसे ताजा बयान को छोड़ दें तो अपने पहले कार्यकाल के बाद से ट्रंप कम से कम 9 बार कश्मीर के मुद्दे पर बयान दे चुके हैं, मगर उनके पुराने बयानों से तुलना करें तो इस बार का बयान काफी अलग है। जब देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बयान देते हैं तब एक एक शब्द के मायने गंभीर हो जाते हैं। आपको बयान के साथ साथ एक एक शब्द पर गौर करना पड़ता है। पुराने बयानों में ट्रंप ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वे कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अपने प्रस्ताव को थोपते नहीं हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं इस मामले में मदद करना चाहता हूं, पर तभी जब दोनों देश इसके लिए राजी होंगे। इमरान खान से मुलाकात के दौरान भी यही कहा कि अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मध्यस्थता करने में मुझे बहुत खुशी होगी। एक और बार कहा कि अगर दोनों देश किसी की मध्यस्थता चाहते हैं तो मैं जरूर हस्तक्षेप करूंगा, अगर वे चाहें तो मैं मदद के लिए तैयार हूं। अब इस बार का बयान देखिए। इस बार ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वे अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं। पहले से अलग और उलट उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वे कश्मीर के मामले पर दोनों देशों के साथ काम करेंगे। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, आई विल वर्क विथ यू बोथ to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir। उनके पुराने बयानों पर अक्सर भारत की ओर से खंडन आया है, मगर इस बार उनके बयान के 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई। केवल सूत्रों के हवाले से एक बयान चल रहा है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। क्या इस बात को आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता? पहले तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं से लेकर खुद एस जयशंकर ने संसद के भीतर भी ट्रंप के इन प्रस्तावों को सिरे से नकारा है। तो फिर इस बार ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप ने अपनी भाषा और तेवर इस तरह से बदल लिए हैं? भारत की लाइन क्या है? आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के अनेक बयान हैं, उनकी सरकार के दूसरे मंत्रियों के बयान हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए, तभी केवल आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। भारत ने इसी पर जोर दिया। फिर यह कश्मीर की बात कहां से आ गई? क्या भारत मानता है कि आतंक समाप्त हो चुका है, अब कश्मीर पर बात हो सकती है? अगर भारत यह मानता है कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है तो फिर कश्मीर पर बात क्यों हो रही है? कोई मध्यस्थता करे या ना करे, पाकिस्तान के साथ बातचीत की किसी संभावना का प्रतिकार क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा है तो भारत ने तुरंत खंडन क्यों नहीं किया? 48 घंटे 24 घंटे बाद क्यों नहीं आधिकारिक रूप से किया? सामरिक और रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी के सवाल पर गौर कीजिए। कहते हैं कि ट्रंप ने दुनिया का ध्यान पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकवाद की तरफ नहीं खींचा, बल्कि कश्मीर को सबकी नजर में ले आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने बॉर्डर पार से हो रही आतंकी कार्रवाई का जिक्र किए बिना कश्मीर पर मध्यस्थता करने का ऑफर दिया है। वे पाकिस्तान के हाथों खेले जा चुके हैं। ट्रंप तो प्रधानमंत्री मोदी के फ्रेंड हैं, उनके लिए अहमदाबाद में भव्य रैली की गई, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि कश्मीर की बात कर ट्रंप पाकिस्तान के हाथों खेल गए और खेलने भी दिया गया। ब्रह्मचेलानी की एक लाइन पर गौर कीजिए। वे कहते हैं, अभी जो हुआ उससे निर्णय नहीं निकला। क्या आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हो रहा है उसका कोई निर्णय नजर आता है? ब्रह्मचेलानी कहते हैं कि एक अनिर्णायक ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की जाने वाली पुरानी बराबरी फिर से ताजा हो रही है। बॉर्डर पार से आतंक करने वाले एक आरोपी और उसके पीड़ित देश के बीच में गलत तुलना हो रही है।
जब युद्ध होता है, जब दो देशों के बीच टकराव होता है, तो नैरेटिव भी एक मोर्चा बन जाता है। क्यों कई लोग इशारा कर रहे हैं कि भारत नैरेटिव के मोर्चे पर पिछड़ गया। जो धारणाएं बनानी चाहिए थीं, वो मजबूती से नहीं बनी। भारत की विदेश नीति का अगर प्रभावशाली असर हुआ होता तो ट्रंप पाकिस्तान के आतंक को लेकर ट्वीट कर रहे होते। कहां के नागरिक मारे गए? भारत के। कितने? 25, एक नेपाल के। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ऑन रिकॉर्ड बोलना जरूरी है ताकि देश को पता चले कि यह सीज फायर ट्रंप की योजना थी या नहीं थी। CNN की पत्रकार का यह ट्वीट है। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ देर बाद 10 मई को व्हाइट हाउस से रिपोर्ट करने वाली अलेना ट्रीन ट्विटर पर लिखती हैं कि उपराष्ट्रपति वांस ने पूरी योजना ट्रंप को बताई। उसके बाद शुक्रवार देर रात प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि उनका देश पाकिस्तान से सीधे बात करे और तनाव कम करने पर विचार करे। ट्रंप के अधिकारियों ने CNN को यह बताया है। हम नहीं कहते कि जो CNN कह रहा है उसे आप सही मान लें, लेकिन गलत कहने के लिए किसी को आगे तो आना होगा। इसका खंडन क्यों नहीं हो रहा? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्यों छप रहा कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा उनका देश पाकिस्तान से बात करे, तनाव कम करे? सवाल है कि क्या यह सब सच है? सामरिक और रक्षा मुद्दों के जानकार ब्रह्मा चेलानी एक और प्रसंग के बहाने लिखते हैं कि भारत सैनिक रूप से पाकिस्तान से ज्यादा सक्षम देश है। इसके बाद भी अगर CNN के इस अकाउंट पर यकीन किया जाए तो JD वांस के फोन ने प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत ही सैनिक अभियान रोक देने के लिए राजी कर लिया, जो 3 दिन पहले ही शुरू हुआ। मोदी के इस फैसले से उनकी टीम सकते में आ गई, पूरा देश सकते में आ गया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही अंदाजा मिल रहा था कि पाकिस्तान भारत के 36 शहरों पर तरह तरह से हमले कर रहा है, लड़ाकू विमान से लेकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। सीज फायर के बाद 11 मई को जब भारत की सेना के मिलिट्री ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी यही सब बताया गया। इस बयान को ध्यान से सुनिए, आपको पाकिस्तान के हमले का अंदाजा होगा। जवाब भारत भी दे रहा था। हम नहीं कह रहे कि भारत की सेना जवाब नहीं दे रही थी। भारत की सेना ने तो अपनी कमाल की वीरता दिखाई, लेकिन ट्रंप से लेकर दुनिया भर के नेताओं ने पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति समर्थन की निंदा क्यों नहीं की? क्या आपको इस तरह की निंदा प्रमुखता से नजर आई? पहले तो आतंकवाद का समर्थन और फिर इस तरह से धावा बोलना। आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश अगर इस तरह से आक्रमण करेगा तो क्या आप केवल सीज फायर के नाम पर किनारा कर लेंगे? डू यू गेट माई पॉइंट? जिस तरह से एयर मार्शल ने बताया कि उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान ने ड्रोनों से आसमान भर दिया था। आप भी उनके बयान के इस हिस्से को ध्यान से सुनिए। On the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves and it was relentless. However, we were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. एक और बिंदु है, कुछ जगहों पर खबर छपी है कि परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका सक्रिय हो गया, घबरा गया। पहले अमेरिका कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे सूचना मिली कि परमाणु हमला हो सकता है, एक्टिव हो गया। अब इस दावे को थोड़ा देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में काफी बड़ी रिपोर्ट छपी जिससे लगता है कि अमेरिका को पता चला कि भारत परमाणु हमले की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत द्वारा नूर खान बेस को ध्वस्त किए जाने के बाद पाकिस्तान में इस बात को लेकर चिंता फैल गई कि क्या भारत उसके परमाणु ठिकानों पर भी हमला कर सकता है और क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। युद्ध विराम की घोषणा करते हुए अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, इस फैसले से लाखों लोगों की जान बच जाएगी। क्या वे ऐसी किसी संभावना की ओर इशारा कर रहे थे? इस रिपोर्ट पर हमारा कुछ सवाल है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट का हाल आपने देख लिया, अब यह सब भी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है। लग रहा है कि मैनेज हो रहा है, कहानी बनाई जा रही है। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And
we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. हमारा सवाल है कि इस तरह की खुफिया रिपोर्ट इतनी आसानी से अमेरिका के हाथ कैसे लग गई? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई है तो क्या इसे आप भारत की नाकामी नहीं मानेंगे? इतना बड़ा फैसला अमेरिका को झट से पता चल गया, यह रहा एक सवाल। अब दूसरा सवाल भी। कहा जाता है कि जैसे ही परमाणु हमले की आशंका का पता चला, अमेरिका ने भारत को फोन किया। तब तो अमेरिका को पाकिस्तान को फोन करना चाहिए था कि तुरंत पीछे हटो, अभी हटो। भारत को क्यों फोन किया? यही नहीं, जो सीज फायर हुआ और उसके बाद जो बयान आए उसमें पाकिस्तान कमजोर भी दिखाई देता। अमेरिका ने तो अपने बयानों में भारत और पाकिस्तान दोनों का जिक्र बराबरी से किया है। आप देखिए तो, पढ़िए भी। आतंक का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा भी नहीं की गई है। अभी तक यह रहस्य बना हुआ है कि भारत और पाकिस्तान से पहले ट्रंप ने ऐलान कैसे कर दिया? क्या यह भी ट्रंप को पहले से पता चल गया? जब सब ट्रंप को पहले से मालूम हो रहा था तो अब देश को भी मालूम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सीज फायर के बयान के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के पहले बयान में अमेरिका का जिक्र नहीं था, लेकिन उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाद के भाषण में अमेरिका का जोरदार धन्यवाद किया। उससे भी जोरदार धन्यवाद किया चीन का। चीन का नाम ऐसे लिया जैसे चीन भी साथ में लड़ रहा हो। अब खबर आ रही है कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ डील हो गई है। तो क्या ट्रंप अपने हित को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कूद पड़े ताकि जिस चीन के साथ डील हो गई है उसके साथ दोनों की लड़ाई में उलझने की नौबत ना आ जाए और चीन के सामने अमेरिका ना हो जाए? यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता भारत किसी युद्ध में उलझ जाए, क्योंकि इससे चीन और ताकतवर हो सकता है। जो भी है, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन दोनों का धन्यवाद कर रहा है। भारत अमेरिका की भूमिका पर क्यों चुप है? चीन को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? भारत क्यों नहीं अमेरिका का धन्यवाद कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई की रात 8 बजे के संबोधन में अमेरिका के बारे में भी कुछ कहेंगे?